प्रिय छात्र छात्राओं, कल हमने एकांकी के क्रमिक विकास या एकांकी का हिंदी भाषा में इतिहास, जो विकास का इतिहास इनका रहा है, उसका अध्ययन प्रारंभ किया था और हमने भारतेंदु युग के बारे में जानकारी ली थी। आज हम इस विकास क्रम में दूसरा जो कालक्रम है उस पर और तीसरा कालक्रम जो प्रसाद युग के रूप में है उसका अध्ययन करेंगे। आज हम दूसरा विकास का कालक्रम है जो भारतेंदु युग के पश्चात आता है उसको देखेंगे, जो कि द्विवेदी युग के नाम से प्रसिद्ध रहा है। इस युग में द्विवेदी जी का एक प्रमुख नाम था और अक्सर मैं जो ध्यान करता हूँ अब तक पढ़ाने में और पेपर जांचते समय, उत्तर पुस्तिकाएँ जांच करते समय जो चीज़ सामने आती है वो मैं यहाँ एक बार आपके सामने स्पष्ट कर देता हूँ कि जहाँ द्विवेदी युग की बात आती है या द्विवेदी युग का नाम आता है, वहाँ अक्सर जब नाम पूछते हैं कि द्विवेदी युग नाम क्यों रखा गया, किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया, तो अक्सर बच्चों का जवाब आता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। परंतु यह नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर नहीं है, बल्कि इस समय एक महान हस्ती हमारे बीच में हुई थी जो हो सकता है कि रचनाओं के लिहाज से बहुत बड़े साहित्यकार तो नहीं हुए होंगे, लेकिन आलोचक, इतिहासकार और एक भाषा विशेषज्ञ के रूप में ये काफ़ी उत्कृष्ट श्रेणी के व्यक्ति रहे हैं और हिंदी के विकास में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसलिए इनके सम्मान में इसका नाम द्विवेदी युग रखा गया। अब आते हैं कि द्विवेदी युग में कैसे एकांकियाँ लिखी गई। तो निश्चित तौर पर भारतेंदु युग में एकांकियों का प्रारंभ हुआ था, तो वो बिल्कुल प्रारंभिक अवस्थाओं में थी। भाषाओं का विकास भी उस समय, हिंदी भाषा का विकास भी एकांकियों के लिहाज से उस समय बहुत अच्छा नहीं हो पाया था। चलती हिंदी का उपयोग किया जा रहा था, लेकिन द्विवेदी जी की एक खासियत थी कि ये भाषा की जो उत्कृष्टता है उससे कभी समझौता नहीं करते थे। तो इन्होंने अपने युग का जो भी साहित्य लिखा गया उसमें यह योगदान दिया कि हर व्यक्ति को प्रेरित किया कि वह अपनी जो भी रचना तैयार करता है, लिखता है या रचित करता है, उसकी भाषा अच्छी रखे, उत्कृष्ट रखे, सुसंस्कृत भाषा रखे। तो यहाँ इस युग की एक खासियत थी कि इस युग में जो भाषा प्रयोग की गई वो एक बहुत ही सुसंस्कृत हिंदी भाषा थी, पूरी तरह से तैयार हिंदी भाषा थी। आज जो हिंदी का हम रूप देखते हैं वो रूप हिंदी का इसी समय हुआ था। ये मानक रूप है लगभग, जो कि हमें इसी युग में द्विवेदी जी की एक बहुत बड़े योगदान के फलस्वरूप हमें यहाँ प्राप्त हुआ था। तो अब इस युग में चूंकि ये एक तरह का सुधार युग था, सामाजिक तौर पर भी ये सुधार का युग था, राजनीतिक तौर पर भी ये सुधार का युग था, तो साहित्य में भी काफ़ी सुधार की गुंजाइश इस समय थी और द्विवेदी जी ने इसमें सुधार की कोशिश की। साथ में उनके जो साथी रचनाकार इस समय थे उन्होंने भी इसमें एक बहुत बड़ा योगदान दिया था। तो ये एक तरह का सुधार युग था, या कई लोग इसको पुनरुद्धार युग भी कहते हैं, तो आप इसको कुछ भी माने। तो इस युग में जो सामाजिक समस्याएं थी उनको भी लिया गया, ऐतिहासिक घटनाक्रम हमारा जो पूर्व का था और उससे हम कुछ प्राप्त कर सकते थे तो उसे भी लिया गया, और धार्मिक और पौराणिक जो हमारी कथाएं हुआ करती थी उनको भी इस समय एकांकियों का विषय जो है बनाया गया। तो इस युग में हम देखते हैं कि 3 प्रकार की एकांकियाँ प्रमुखतः मिलती है। उनमें सामाजिक और व्यंग्यात्मक धारा की एकांकियाँ पहले प्रकार की एकांकियों का भेद है। सामाजिक व्यंग्यात्मक धारा युक्त एकांकियाँ पहले। दूसरे प्रकार की जो धारा चल रही थी एकांकियों की वो थी ऐतिहासिक राष्ट्रीय धारा, ऐतिहासिक राष्ट्रीय धारा, और तीसरी थी धार्मिक पौराणिक धारा। तो इनमें लगभग समस्त विषय जो है आ जाते हैं
यूँ छिटपुट में करें तो इसके और बहुत से भेद किए जा सकते हैं, लेकिन वो आप जब विस्तार से पढ़ें तो उसमें निश्चित रूप से देखें। सामाजिक व्यंग्यात्मक धारा में प्रमुखतः चार बेचारे जो कि पांडे बेचन शर्मा ने लिखी थी एकांकी, उनकी थी। और इसमें निश्चित रूप से एक व्यंजना है, नाम से स्पष्ट है, चार बेचारे। तो बेचारे क्यों रहे होंगे ये एकांकी पढ़ेंगे तो पता लगेगा, इसलिए आप साहित्यिक जो रचनाएं हैं उनको पढ़ते रहिएगा। दिमागी अय्यासी राम नरेश त्रिपाठी ने लिखी थी। तो अय्यासी दिमागी, वो भी दिमाग की अय्यासी। अय्यासी वैसे तो आमतौर पर आम व्यक्ति का जो ध्यान जाता है वो शारीरिक अय्यासियों की तरफ जाता है, लेकिन इन्होंने जो लिखा, राम नरेश त्रिपाठी ने जो लिखा वो दिमागी अय्यासी शीर्षक दे करके लिखा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि विभिन्न सामाजिक समस्याएं व्यंग्यात्मक रूप से उस समय लोगों के सामने साहित्य में रखी गई। तो इस तरह की एकांकियां जो कि विभिन्न मुद्दों को, जो समाज से जुड़े हुए थे, सामाजिक समस्याओं से जुड़े हुए थे, उनको जनता के सामने व्यंग्यात्मक तरीके से, हास्य के तरीके से लाया जाना इस धारा के अंतर्गत लाया जा सकता है। फिर दूसरी ऐतिहासिक राष्ट्रीय धारा, इसमें कुछ ऐतिहासिक एकांकियां लिखी गई, जिसमें प्रताप प्रतिज्ञा और दूसरी है राजपूत की हार जो कि सुदर्शन ने लिखी थी। इसमें मूलतः ऐतिहासिक पात्रों को, ऐतिहासिक घटना को इन एकांकियों का विषय वस्तु बना करके लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया, जिसमें भारत का स्वर्णिम इतिहास और हमारी जो उत्कृष्टता थी भारतीय संस्कृति की, वो सारी इसके अंतर्गत रखी गई। फिर तीसरी जो धारा आती है एकांकियों की, वो थी धार्मिक और पौराणिक धारा। इसमें मुख्यतः हमारे जो धार्मिक ग्रंथ थे उनसे पात्र लिए गए, उनसे घटनाक्रम लिया गया, और जो पौराणिक ग्रंथ थे उनसे भी लिया गया, और उनको आधुनिक युग के साथ जोड़ते हुए हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया। तो इस तरह से ये तीन प्रकार की प्रमुख प्रवृत्तियों की एकांकियां हमारे बीच में प्रचलन में आई। लेकिन ये आप जरूर ध्यान रखेंगे कि इतना सब होते हुए भी ये नहीं है कि एकांकियां खाली इन तीन भेद में ही बंटकर रही हो, बल्कि और भी बहुत से भेद वाली एकांकियां लिखी गई थी। लेकिन यहाँ हम संक्षेप में इन तीन बिंदुओं को ही लेकर के चलते हैं। फिर आते हैं विशेषताएं, कि इस युग की एकांकियों की विशेषता क्या थी। इस युग की पहली विशेषता हम ले सकते हैं, जो बेहद जरूरी भी था उस समय हमारे बहुत सी रूढ़ियां विकृत रूप लेकर के फैल चुकी थी। तो उन एकांकियों का साहित्यकारों ने या एकांकीकारों ने अपनी एकांकियों के माध्यम से मुखर विरोध किया। क्योंकि वो हमारे समाज को खोखला कर रही थी, और साहित्यकार चूंकि भावुक होता है, संवेदनशील होता है, वो अपने समाज को गर्त में जाता हुआ नहीं देख सकता। इसलिए उसने समाज को गर्त में जाने से बचाने के लिए इस बात को ध्यान रखते हुए, और विकृत जो रूढ़ियां थी या रूढ़ियां जो विकृत रूप धारण कर चुकी थी, उनको लोगों के सामने लाने का प्रयास कर उनको दूर करने की कोशिश की। दूसरी थी, पूर्व में जो एकांकियों को हम प्रारंभ मानते हैं वहाँ अनुदित एकांकियाँ अधिक मिली हमको, लेकिन इस युग तक आते आते मौलिक एकांकियाँ भी लिखी जाने लग गई थी। तो इस युग में मौलिक और अनुदित दोनों प्रकार की एकांकियों का विकास हुआ, जहाँ लोगों ने अपनी कल्पनाओं से नया विषय लेकर के एकांकियाँ लिखी, वो तो मौलिक एकांकियाँ थी। और दूसरी भाषाओं से जो एकांकियाँ लेकर के अनुवाद करके हमारे हिंदी में लाई गई, ताकि हमें उन अच्छी एकांकियों से वंचित हम नहीं रहें और उनसे जो शिक्षा है वो प्राप्त कर सकें। तो ऐसी एकांकियाँ, अनुदित एकांकियाँ जो है वो भी हमारे सामने आती रही। तीसरी है, वो है कि पूर्व के काल में जहाँ चलती हिंदी का प्रयोग किया जाता था एकांकियों में, वहीं इस युग में जो कि द्विवेदी युग के नाम से प्रसिद्ध है,
उसमें गद्य की शिष्ट भाषा का प्रयोग किया गया। पूरी तरह से संवर्धित जो भाषा थी उस भाषा का प्रयोग हुआ, जो कि एक शिष्ट भाषा के रूप में हमारे सामने आई। चौथी जो चीज़ थी वो थी कि जब किसी भी चीज़ का प्रारंभ होता है, जो कि हम मानते हैं भारतेंदु युग में एकांकियों का प्रारंभ हुआ, तो तकनीकी तौर पर वहाँ नवीनता का और उसकी उच्च शिखर प्राप्त करने का जो है कमी रहती है। लेकिन यहाँ आते ही नाटकों में, एकांकियों में तकनीक का भी विकास हुआ और एक नवीन रूप जो एकांकी के थे उनका भी इस युग में समावेश हुआ। तो जब नवीनता आई, दूसरी स्थानों से कुछ बातें लेने लगे, क्योंकि पश्चिम के संपर्क में उस समय भारत आ गया था, तो पाश्चात्य साहित्य का प्रभाव भी हमारे इन एकांकियों पे दिखाई देने लग गया था। छठा जो हम कह सकते हैं इसमें विशेषता के अंतर्गत ले सकते हैं, वो है कि स्कूलों और कॉलेजों में विद्यार्थियों पर प्रभाव डालने के लिए उनके बीच में एकांकियों को अभिनीत किया जा सके या उन एकांकियों पर अभिनय किया जा सके, इसलिए एकांकियों का छोटा होना आवश्यक था। तो इस युग में एकांकियों का आकार कॉलेज और स्कूलों को ध्यान रखते हुए आकार हमेशा इसका छोटा ही रखा गया। तो इस तरह से द्विवेदी युग की एकांकियों का जो काल है वो हमारे सामने आता है। इसके बाद प्रसाद युग आता है। अगला युग आता है प्रसाद युग, जिसे हम तीसरे युग के रूप में ले सकते हैं एकांकियों के विकास क्रम में। तो इस काल में एकांकियों का और अधिक विकास हुआ। एकांकियाँ एक नए रूप में हमारे सामने आई। बहुत से एकांकीकार हमारे सामने आए। नए नए सामाजिक और राजनीतिक और सांस्कृतिक मुद्दे हमारे इन एकांकियों के विषय बने। तो इन सब के होते हुए विविध प्रकार की एकांकियों का लेखन इस युग में किया गया। तो इस युग में हम मूलतः 4 प्रकार की एकांकियाँ जब अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि इस 4 प्रकार की एकांकियाँ लिखी गई। सामाजिक एकांकियाँ, दूसरी है ऐतिहासिक एकांकियाँ, तीसरा है समस्या एकांकियाँ और चौथा है हास्य प्रधान एकांकियाँ। मुख्यतः 4 प्रकार की एकांकियाँ रही हैं। हम इनके एक एक उदाहरण और ले लेते हैं। सामाजिक एकांकियों के अंतर्गत जो हम ले सकते हैं उनमें श्यामा, प्रतिमा का विवाह और एक घूंट आदि एकांकियाँ प्रमुख रही है। इसी प्रकार से एक ऐतिहासिक एकांकियों के अंतर्गत वीरांगना, पद्मिनी, 3 क्षत्राणियाँ इत्यादि एकांकियाँ प्रमुख रही हैं। तो उसी तरह से समस्या एकांकियों के अंतर्गत लक्ष्मी का स्वागत, एक ही कब्र में इत्यादि एकांकियाँ रही हैं। तो हास्य व्यंग्य प्रधान एकांकियों में लबड़ धों धों नामक एकांकी जो है विशेष तौर पे लोगों का ध्यान आकृष्ट करने में सफल रही। अब आते हैं इस युग की प्रमुख एकांकियाँ और एकांकीकार, या एकांकिक और उनकी एकांकियाँ। बहुत संक्षिप्त में हम अध्ययन करेंगे उसका। सबसे पहले, चूंकि नाम से ही जाहिर है कि इस युग के प्रमुख एकांकीकार या रचनाकार जयशंकर प्रसाद रहे हैं, तो उनको ही लेते हैं। तो इन्होंने काफ़ी एकांकियाँ लिखी। उनमें से सज्जन, कल्याणी, करुणालय, प्रायश्चित, एक घूंट इत्यादि प्रमुख रही है। एक घूंट का हम ऊपर भी एक उदाहरण ले चुके हैं जो सामाजिक एकांकियों के रूप में सामने आता है। तो सामाजिक और ऐतिहासिक एकांकियाँ प्रसाद द्वारा विशेष तौर पर लिखी गई। फिर आते हैं प्रमुख एकांकिकार रामकुमार वर्मा। इन्होंने भी कई एकांकियाँ लिखी, लेकिन उनमें से 2 प्रमुख एकांकियों के नाम हम यहाँ याद रखेंगे। वो है बादल की मृत्यु और 10 मिनट। बादल की मृत्यु और 10 मिनट, इनमें इन्होंने सामाजिक मुद्दे उठाए हैं और कोशिश की है कि उस समय की परिस्थितियों को हमारे सामने रखा जा सके। फिर है भुवनेश्वर प्रसाद। इन्होंने कारवां, श्यामा,
शैतान, लॉटरी और एक साम्यहीन साम्यवादी नामक एकांकियाँ प्रमुखतः लिखी। और साम्यहीन साम्यवादी में इन्होंने साम्यवाद का जो दिखावा करने वाले लोग हैं उन पर भी काफ़ी तगड़ी चोट करने का प्रयास किया गया है। भगवती चरण वर्मा की सबसे बड़ा आदमी काफ़ी प्रसिद्ध एकांकी रही है। इसी प्रकार से जगदीश चंद्र माथुर भी इस युग के एक प्रमुख एकांकी कर रहे हैं और उनकी मेरी बांसुरी और भौर का तारा जो है एकांकियाँ इनकी प्रमुख रही। और उपेंद्र नाथ अश्क जो है वो भी इस युग में अपना पदार्पण एकांकी लेखन में कर चुके थे। तो लक्ष्मी का स्वागत नामक एकांकी जो है इनकी काफ़ी प्रसिद्ध हुई। इसके अलावा भी और बहुत से एकांकीकारों ने इस युग में अपना योगदान दिया। उनमें उदय शंकर भट्ट, गणेश प्रसाद द्विवेदी, गोविंद दास, राधा कृष्ण मिश्र, गंगा प्रसाद श्रीवास्तव, कुंवर बहादुर और महमूद अली, जिन्हें कमलेश के नाम से भी जाना जाता है, प्रमुख रहे। अब आते हैं इस युग की प्रवृत्तिगत विशेषताएं। निश्चित तौर पर हर युग की एकांकियों की कोई न कोई विशेष प्रवृत्तियां होती है। तो इस युग में भी चूंकि ये द्विवेदी युग के बाद आई थी तो द्विवेदी युग की कमियों को दूर करते हुए ये एकांकियां लिखी गई और नई भी विषय वस्तुएं इसमें समाहित हुई, नई विशेषताएं भी इनमें आगे आगे जुड़ती गई। तो उनको हम देखेंगे। पूर्व की जो एकांकियां थी उनमें एकांकी का एक प्रमुख तत्व होता है संकलन त्रय। उसका प्रयोग ढंग से नहीं हो पा रहा था, लेकिन इस युग की एकांकियों में संकलन त्रय का निर्वहन बहुत अच्छी तरह से किया जा रहा था या किया जा सकता था, ऐसी इसकी विशेषता रही है। फिर समय के साथ व्यक्ति की व्यस्तता भी बढ़ती गई। जैसे जैसे औद्योगिकरण बढ़ा, जीवन तीव्र होता गया, लोगों की व्यस्तताएं भी बढ़ती गई। तो आधुनिक युग की व्यस्तताओं का चित्रण जो है इस युग की एकांकियों में भी शामिल रहा। क्यों कि हम जानते हैं कि जैसे जैसे समाज विकास करता है वैसे वैसे उसकी व्यस्तताएं भी बढ़ती जाती है। तो उन व्यस्तताओं का भी काफ़ी जो है इसमें प्रदर्शन किया गया था। इस युग, तीसरी बात है, इस युग तक आते आते पश्चिमी साहित्यकारों का या नाटककारों का या एकांकीकारों का प्रभाव इन एकांकियों पर पड़ता जा रहा था। अर्थात काफ़ी प्रभाव इस युग के एकांकियों पर हमें दिखाई देता है जो कि पश्चिम से आया था। फिर हम जानते हैं कि द्विवेदी युग में भाषा जो है शिष्ट हो गई थी। उसने अपना जो अल्हड़पन था वो छोड़ दिया था, लेकिन गहरी व्यंजना और वक्रोक्ति उस युग तक भाषा में शामिल नहीं हुई थी। लेकिन इस युग में आते आते इस समय के जो एकांकीकार थे उन्होंने अपनी जो भाषा इन एकांकियों में प्रयोग ली, उनमें भाषा की गहरी व्यंजना भी थी और वक्रोक्ति नामक जो एक भाषा की विशेषता होती है, अलंकार के रूप में भी ये सामने आती है, तो उसका प्रयोग भी इस समय की एकांकियों में हमको खूब मिलता है। पांचवी जो विशेषता हम ले सकते हैं वो है एकांकी की अभिनयता। इस युग में जो एकांकियाँ लिखी जा रही थी उनमें इस तरह से उसको लिखते थे, घटनाक्रम को इस तरह से वहाँ बताया जाता था कि उसको अभिनय किया जा सके उस पर। तो इन एकांकियों का ये नहीं खाली मानसिक स्तर की एकांकियाँ लिखी जा रही हो, बल्कि ऐसी एकांकियाँ लिखी जा रही थी जिनका अभिनय भी मंच पर, रंगमंच पर किया जा सके। छठी जो विशेषता इस युग की थी वो थी समस्याओं को उभारना। ये तो हर युग में रहा है, लेकिन इस युग में समस्याओं को उभारने में कौन सी खासियत रही वो यहाँ मैं बताता हूँ। वो है कि समस्याएं हर युग में रही है और हर युग का साहित्यकार उसको सामने लाने का प्रयास भी करता रहा है, लेकिन इन समस्याओं को तलखियों के साथ उभारना, अर्थात कटुता, बहुत सख्ती के साथ, बहुत चोट के साथ उभारना इस युग की विशेषता रहा था। इसके अलावा एक अन्य विशेषता जो स्त्री पुरुषों के संबंध में थी वो था
स्त्री पुरुष के संबंध पिछली काल की एकांकियों में भी आने लग गया था, लेकिन वो पूर्णतया मनोवैज्ञानिक स्तर पे खरा नहीं उतरता था। लेकिन इस युग तक आते आते स्त्री और पुरुष इन दोनों के जो संबंध थे उनका मनोवैज्ञानिक स्तर पर चित्रण किया गया। गणेश प्रसाद द्विवेदी का नाम इसमें प्रमुख तौर पर लिया जा सकता है। 8वीं जो विशेषता हम ले सकते हैं वो है एकांकी के तत्वों के संपूर्ण रूप की कमी। अर्थात एकांकियां जो है, एकांकी के तत्व हमने जैसे 9 पढ़े, 8 भी हो सकते हैं, 5 भी 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, कुछ लोग इसके ज़्यादा भी मानते हैं। तो इस युग में जो एकांकियां लिखी गई वो पूरी तरह से खरी नहीं उतरती थी, बल्कि किसी न किसी तत्व की कमी उसमें मिल जाती थी, और वो इतनी कम रहती थी कि वो खलती भी थी कि इतनी बड़ी कमी इन एकांकियों में क्यों रह गई। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस युग की जो एकांकियां हैं या इस युग की एकांकियों में हम पाते हैं कि इतनी तरक्की एकांकी ने कर ली थी कि हम कह सकते हैं कि इस युग में आते आते एकांकियों का चलन हो गया था। पहले एकांकियां बहुत कम लिखी जाती थी, लेकिन इस युग तक आते आते एकांकी लिखने के लिए भी लोगों की रुचि बन गई थी और पढ़ने वाले लोगों की तरफ से भी रुचि बन गई थी। तो हम कह सकते हैं कि समय की कमी और व्यक्ति की व्यस्तता के कारण बड़े बड़े नाटक देखा जाना कम हो गया था। तो निश्चित तौर पर कम समय में पूरे होने वाले नाटकों का लिखा जाना अर्थात एकांकियों का लिखा जाना इस समय में प्रारंभ हो गया था। परंतु कुछ कमियां इस युग में भी रह गई थी। क्यों? क्योंकि एकांकियां इस समय तक पूरी तरह से अपने विकास को प्राप्त नहीं कर सकी थी, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि यह युग भी एकांकियों के विकास के क्रम में एक शैशव काल ही कहा जा सकता है। अर्थात इस समय भी एकांकियां जो थी वो एक बच्चे की तरह थी, न कि पूर्ण विकसित व्यक्ति की तरह। तो इस प्रकार से आज हमने इस व्याख्यान में एकांकियों के विकास काल के 2 कालखंडों को पढ़ा, जिसमें से पहला हमने लिया द्विवेदी युग और दूसरा हमने लिया प्रसाद युग। तो यहाँ हम प्रश्न जो बनते हैं उन प्रश्नों को बनाते हैं पहले तो, और फिर उनको हम हल करना है वो आप किस तरह से करेंगे वो एक छोटी सी चर्चा। इसमें पहला प्रश्न बन सकता है कि द्विवेदी युग पर अपने विचार लिखिए। एकांकियों के विकास में द्विवेदी युग पर अपने विचार लिखिए। इस युग में कितने प्रकार की एकांकियां प्रमुखतः लिखी जा रही थी और उनकी विशेषताएं क्या क्या रही थी। इसी प्रकार से प्रसाद युग की एकांकियों के लिए प्रश्न बन सकता है, या छोटा प्रश्न पूछा जाए तो इस युग में किस किस प्रकार की एकांकियां लिखी गई, एक एक उदाहरण सहित बताइए। इस युग की एकांकियों की विशेषता कौन सी रही, उन विशेषताओं को संक्षेप में पूछे तो संक्षेप में, और विस्तार से पूछे तो विस्तार से आप लिख सकते हैं। तो जब भी कभी आपको पुस्तकालय जाते हो, हालांकि इन दिनों तो आपको अवसर नहीं मिल पाएगा कोरोना के प्रसार के कारण, लेकिन जब भी आपको जीवन में आगे समय मिले, आप साहित्य की जो विभिन्न विधाएं हैं उन विधाओं की पुस्तकों को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि अब आप द्वितीय वर्ष में हैं। तो द्वितीय वर्ष में आपके एकांकी और नाटक जो है प्रमुख रूप से रखे गए हैं। तो आपको जहाँ कहीं से भी उपलब्ध हो, मित्रों से, घर में हो या आपके गांव के पुस्तकालय में हो, तो वहाँ से पुस्तकें लेकर के निश्चित तौर पर पढ़ें। या पूर्व में आपकी कक्षा की पुस्तक लाई हुई पड़ी हो और आप किसी कारण से नहीं पढ़ पाए हो, तो अब आप इनको पढ़ें। और ये जो तत्व हैं नाटकों के, एकांकियों के, और उनकी जो विशेषताएं निकल करके आती है, उनके जो भेद हमने समझे हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए इसका अध्ययन करें। तो आपके जो दिमाग में है इन एकांकियों के बारे में पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा कि ये एकांकियाँ जो आपके सामने आई हैं वो किस प्रकार की एकांकियाँ हैं। यदि भेद के अंतर्गत आप देखें तो कौन से भेद के अंतर्गत ये एकांकी आ सकती है, ऐतिहासिक में आएगी, पौराणिक में आएगी, या राजनीतिक एकांकियों में आएगी, या कोई और जो भेद है उसके अंतर्गत आएगी। फिर
तत्वों को देखेंगे तो ये एकांकी के तत्वों की कसौटी पर जब हम कसेंगे उसको, तो कौन कौन से तत्व इसमें हैं और कौन सा तत्व इसमें से नदारद है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों को भी हल करने का प्रयास करेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ, हर व्याख्यान में कहता हूँ कि आपके पास जो भी सहायक पुस्तक है, आप उस पुस्तक का प्रयोग इस व्याख्यान से पहले भी और इस व्याख्यान के बाद भी निश्चित रूप से करें। पहले पढ़ें, और पहले पढ़ना मान लो व्याख्यान में संभव नहीं हो, कक्षा में यदि व्याख्यान हो रहा होता तो आपको पता होता कि आज हमारा कौन सा व्याख्यान होगा, किस विषय पर होगा, किस बिंदु पर होगा, तो आपको पहले पढ़ने का कह दिया जाता था और बाद में भी आपको कहा जाता था कि आप पढ़ें। तो आप ये मानिए कि 75 से 80% हिस्सा जो है परीक्षा में अंक लाने का, वो आपका सिर्फ इतना करने से ही पूरा हो जाता है। पहले पढ़ा हुआ होता है तो व्याख्यान करते समय आपको वो बात समझ में आ जाती है, समझ में नहीं आती तो आप पूछ सकते हैं, और फिर जाकर के पढ़ेंगे तो जो कहीं थोड़ी बहुत कमी रह गई है वो भी ध्यान में आ जाएगी, और वो विषय वस्तु पढ़ी है वो आपको याद भी हो जाएगी, आपकी स्मृति में भी स्थायी रूप से वो पहुंच जाएगी, और आप परीक्षा में भी उसको भूलेंगे नहीं। आप परीक्षा भी तनाव रहित होकर के देंगे। इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद।